बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर और वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम दी मॉर्निंग शो विद सना कादर में। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को पता है कि जो मुल्क की सिचुएशन है, जिस तरह से मैं अपने हर प्रोग्राम में ये बात ज़रूर करती हूँ कि माहौलियाती तब्दीली के लिहाज से गुज़श्ता कुछ सालों से जो है वो पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, ये वो वाली तब्दीलियाँ बिल्कुल भी नहीं है, ये माहौल के लिहाज से तब्दीलियाँ हैं। जिस तरह से माहौल में तब्दीलियाँ आ रही होती है, कभी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि गर्मियाँ होने लगती हैं, कभी हमारे मुल्क के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में जब तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, लोगों के बिहेवियर में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस नोट करने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो है वो आपकी स्किन, आपके बाल भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका इतना ज़्यादा मौसम जो है वो तब्दील होगा तो आपकी बॉडी पर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेंगे। लेकिन जो है वो हम अपने प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, हेयर के हवाले से भी बात करेंगे, स्किन के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि जिस तरह से मैंने एक वादा किया है, अपने ही साथ एक वादा किया है, और मेरी पूरी टीम, पाक टीवी की टीम जो है इस चीज़ में मेरा साथ दे रही है कि जिस तरह से अभी पाकिस्तान जो है वो दो चार हुआ है इस सैलाब से और काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। हमने देखा कि ख़वातीन जो हैं वो मौजूद हैं और ख़वातीन जो है वो हामला हालत में जो है वो किस तरह से अपना गुज़र बसर कर रही है, हम और आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप डोनेशन नहीं कर सकते तो आप अपनी तरफ से एटलीस्ट अपनी दुआओं में जो है वो उनको याद रखें कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द जो है, जिस तरह से वो पहले नॉर्मल ज़िंदगी में थे, इस तरह से उनकी मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो जाए, उनकी मुश्किलात में कमी हो जाए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो हमें बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि गायब हो जाए अचानक से, तो वो गायब नज़र आ रही है। काम तो हो रहा है लेकिन कुछ जगहों पर हो रहा है, या हक़ाइक़ क्या है अभी भी हमसे छुपाया जा रहा है। तो मैं आज सबसे पहले अपने प्रोग्राम में चाहूँगी कि हम सैलाब के हवाले से बात करें, अभी जो रिसेंट सिचुएशन है उसके हवाले से हम बात करें। आज हमारे प्रोग्राम में जो है वो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद है, उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं। आज हमारे साथ जो है वो डॉक्टर यूसुफ़ी साहब भी मौजूद है। सबसे पहले मैं उनको वेलकम करूँगी, जो कि एक्सपर्ट हैं स्किन, हेयर, नेल और तमाम चीज़ों के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में आके फर्स्ट टाइम। अच्छा, हमारे साथ जो हैं वो चौधरी अकमल साहब भी मौजूद है, जो कि सीनियर एंकर पर्सन है, एनालिस्ट हैं और बहुत सारी दीगर जो हैं वो, अगर मैं कहूँ कि एक तल्ख तरह का एक जो है वो अपना तज्ज़िया रखते हैं या हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये बिल्कुल भी उनकी शान में जो है वो कम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हक़ाइक़ होते हैं जो हमें भी नहीं पता होते। हम चौधरी साहब से पूछ रहे होते हैं और चौधरी साहब को सब पता होता है कि कौन सी तब्दीली आ रही है और ये तब्दीली कितने टाइम तक ठहरने वाली है और कितने टाइम तक ठहरने नहीं वाली है। तो मैं चौधरी साहब को भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से माहौल है, जो अभी सिचुएशन है सैलाब के हवाले से, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप इस वाक़े के हवाले से ये बताएं कि महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। हर चीज़ होने के बाद भी क्यों हम इंतज़ार करते हैं कि जब तक हमारे मुल्क में कोई सानिहा पेश नहीं आएगा तब तक हम कोई अपने इंतज़ामात करके नहीं रखते? चौधरी साहब, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी। देखें, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ ये करूँ कि अगरचे 3 महीने पहले जो है वो महकमा मौसमियात ने ख़बरदार कर दिया था, लेकिन हमारी जो हुकूमत है, चाहे सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, उसने अपने जो है ना वो उसके ऊपर नहीं लिया बहुत सीरियसली इन चीज़ों को, ठीक है ना। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर वो ले भी लेते तो उनके पास क्या, इसके प्रिकॉशन के लिए 3 महीने में भी वो क्या कर लेते। फ़र्ज़ करें अब ये कुदरती आफत है, हाँ। और जिस फ़्लो में बारिश हुई है और जिस तरीके से आप अगर अंदरूनी सिंध के मनाजिर देखें कि वो तो पूरे का पूरा सिंध समझे दरिया बन चुका है जी। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि 3 महीने पहले भी अगर ये कोई जो है वो स्टेप लेते तो कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्किंग कर सकते थे। कहाँ लेके जाते इतनी सारी आबादी को? फ़र्ज़ करें मैं कह रहा हूँ कि जैसे दादू है, हाँ। या तो ये कि पूरे के पूरे सिंध को उठाते और किसी दूसरे इलाके में ले जाते, विच
दैट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी अनफॉर्चुनेटली हम जो है ना वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, उतनी तरक्की हमने नहीं की है कि हम जो है ना वो इन चीज़ों से बहुत पहले आके अपनी जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो ले लें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अब आपको बताऊं कि मंचर झील जो है वो अब फ्लो हो रही है, इसका तो पता है कि वो भर गई है और उसके बाद वो उसको कहीं ना कहीं से उसको कट लगाया है, कल भी कट लगाया, आज भी शायद सुनने में आ रहा है कट लगाया। वो दादू शहर को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं कि वहाँ पे फ्लड का पानी ना आए। तो अब कुदरती आफत है, इसको रोकने में इंसान एक हद तक तो जो है ना वो कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसकी चीज़ें उसकी बियॉन्ड से बहुत बाहर की होती हैं। तो उसमें बजाय इसके कि हम जो है ना वो कोसें एक दूसरे को, कोई हुकूमत को कोसे, कोई NGOs को, कोई इंडिविजुअल्स को, मेरे हिसाब से इस वक्त ये कुदरती आफत है, कुदरती सानिया है, और इससे बड़े बड़े ममालिक जो है ना वो नहीं इसको मतलब जो है ना वो फेस कर सकते हैं। अमेरिका जैसे ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे जंगलात में जब आग लग जाती है तो उसको ऐसे थोड़ी होता है कि कोई पूछे कि ये क्यों लगी है, ये इसको बुझाएगा कौन आग को, ऐसा नहीं होता। अब मसला सिर्फ ये है कि ये एक किस्म की हमारे ऊपर जो कुदरती आफत आई है, इसमें क्लाइमेट चेंज का जो रीज़न है वो तो है अपनी जगह, लेकिन अब जो आ चुकी है तो उसके ऊपर हमें सबको जो है ना वो बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में ये बातों की हद तक जो है ना वो अगर हम ना करें और उसके बजाय अगर हम प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ उनके लिए कर लें, कुछ भी हो, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो या अगर आपके पास कपड़े या खाने का सामान है, काफ़ी सारी हमारी फ्लाई तंजीमें ऑन ग्राउंड जो है ना वो मदद कर रही हैं सब लोगों की। तो उसमें उन लोगों का हाथ बटाएं, खुद अगर हम जाके उनकी हेल्प कर सकते हो तो खुद जाके हेल्प करें। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त उनका मसला ये है कि ज़्यादातर जो हमारे देहात के इलाकों में ये आया है। अच्छा, देहाती लोग बड़े सख्त जान किस्म के होते हैं और वो मतलब जो है वो हमारी तरह नाजुक नहीं होते कि जी मिनरल वाटर पीना है या हमने जो है बड़ा हाइजीनिक किस्म की खुराक खानी है। आप किसी को तनकीद तो नहीं कर रहे ना? नहीं, आपको नहीं बिल्कुल भी नहीं कर रहे ना। नहीं हाइजीन, अब उनका तो वहाँ पे पानी का भी वो तालाब होता है, जानवर भी वहीं पी रहे होते हैं और इंसान भी वहीं पी रहे होते हैं। तो ये वो लोग हैं लकड़ अज़म और पत्थर अज़म किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं। तो अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए आसानी पैदा की, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए खुराक का और छत का बंदोबस्त हो जाए ना तो भी बड़ी बात है। हम समझे अपनी जो है ना वो जिम्मेदारी पूरी कर देंगे। बाकी जो है ना वो लोग माशाल्लाह उनको हौसला देने के बड़े हौसलामंद और जफाकश लोग हैं। वो अगर हुकूमत पे या हम पे बैठ गए तो फिर तो हो गया काम, वो खुद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने अपने अपने हिस्से का जो है ना वो उसमें काम करना है और उनकी मदद करनी है जिस हद तक पॉसिबल हो। और सिर्फ जुबानी जमा खर्च वाले लोगों से ना वो मुझे बड़ी चिड़ है कि वो किया कुछ नहीं है और आके बड़े फलसफा झाड़ रहे हैं और तकरीरें कर रहे हैं कि इसकी मदद कर दो, उसकी मदद कर दो। आई डोंट लाइक दिस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल चौधरी साहब आप सही कह रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आई नो दैट ये बहुत एक बड़ी बात है जो अभी ये वाकया हुआ है। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आपका क्या मतलब इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये क्या मतलब हो रहा है दुनिया में और ये हमारी हुकूमत किस तरह से गायब है? असल में देखिए, क्लाइमेटिक चेंजेस पूरी दुनिया में हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सब लोग इसके बारे में अवेयर हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ जो हमारे मुल्क में है लोग उसको क्लाइमेटिक चेंजेस कहते हैं, मैं कहता हूँ वो मिसमैनेजमेंट भी है। अच्छा, हम 3 महीने की बात नहीं करें, हम पिछले 50 साल की अगर बात करें तो हमने कितने डैम्स बना लिए। हमारे बराबर में इंडिया भी है, वो 200-250 डैम्स बना चुका है। हम अभी तक वही 1-2 डैम्स पे चल रहे हैं। तो जाहिर है कि जब आपके पास रिजर्वायर्स नहीं होंगे तो जब इस तरह के जो ये देखिए ये जितनी भी बारिशें हो रही हैं ये नेचुरल वे में अपने नेचुरल एक पानी का फ्लो है जो हमेशा से सदियों से चला आ रहा है, उसी तरह से है। अगर आपने अपने आप को मैनेज नहीं किया तो अगले 50 साल भी इसी तरह से अगर गुजारेंगे तो ये हम डूब जाएंगे। डूब चुके हैं हम। मैं तो टेक्निकली तो लोग ज़्यादा चौधरी साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन जो मैं देखता हूँ जो अवेयरनेस है जिस तरह की हम लोगों को, तो ये मिसमैनेजमेंट बहुत बड़ी है हमारे यहाँ पे। और 50 सालों की, ये 3 महीने की बात नहीं है। हम कभी वक्त डैम के नाम पे सियासत करते हैं, कभी किसी डैम के नाम पे सियासत करते हैं। तो अगर आप लोग बात सियासत पे करनी है तो फिर तो इसी तरह से चलेगा ये मुल्क। और अफसोस और अगर पब्लिक के बारे में सोचना है तो फिर सबको सीरियस होना पड़ेगा, ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे वो अपोजिशन में, सबको बैठकर इसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, आज आप लोग आए हैं स्टूडियो तक तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि कराची की सड़कों का हाल अभी हुआ है और ये हमारे कराची में अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले तो मैं शुक्र करूँगी, लेकिन यहाँ कोई जी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अंदरूनी सिंध की जो सिचुएशन है इस तरह की कुछ नहीं है, लेकिन जो कराची की सड़कों का हाल है वो बारिशों से हुआ है। तो ये बारिशों पे मैं पूछना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी बारिशें आती हैं यहाँ पे कि सड़कें ही टूट जाती हैं? बस रीज़न वही है ना कि आपके यहाँ कोई ड्रेनेज ही नहीं है। हाँ। सिंपल ड्रेनेज जो 1947 में जो अंग्रेज बना गया
गया था, हाँ। उन नालों को भी हमने कब्जा करके हम लोग बैठ गए, उसके ऊपर प्लाजे बना लिए हैं, कच्ची आबादियां बना दी हैं। तो आपने एक नेचुरल फ्लो तो रोक दिया है, वही जो सिंध में हो रहा है वो आप कराची में भी एक्सपेक्ट करें। तो इसी की वजह से ये सारा मसला है। और पानी क्या है, अगर हम तो बड़े बड़े DHAs के अगर आप देखें, DHAs में ये हाल है कि लोगों की प्रॉपर्टीज तबाह हो गई। क्या रीज़न है? ये तो नई कॉलोनी बनी थी ना, ये तो कहना चाहिए कि बिल्कुल बहुत ही मैनेज लोगों के काम थे। टैक्स दे रहे होते, एग्जैक्टली वो टैक्सेस दे रहे। DHA में क्या है, गार्ड अपना होता है, पानी उन लोगों को खरीदना पड़ता है, कोई ड्रेनेज सिस्टम है नहीं। तो मैं कहता हूँ DHA रहने के वाले तो अजाब में रह रहे हैं। सॉरी मेरा टॉपिक नहीं है, टॉपिक नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा तज्जिया रख रहे हैं आज। हमने डॉक्टर साहब को भी इसलिए मैंने खुद देखा है, हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो DHA में रहे हैं और लिटरली उनके तो घर तबाह हो गए हैं जिस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज है, और देने को कुछ भी नहीं है इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। चौधरी साहब क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, यहाँ पे DHA से मुराद डॉक्टर साहब के पॉश एरियाज। पॉश exactly, एरियाज में जो है ना वो DHA भी आ जाता है, PCHS भी आ जाता है, बिल्कुल। और दीगर इलाके जो हैं वो सारे के सारे मतलब पॉश एरियाज भी इतने हाल में। और अगर इवन टैक्स भी दे रहे होते सबसे ज्यादा। अब अगर मैं बात करूं कि ये पॉश एरियाज का हाल है, जिनको मैं मतलब ये DHA नॉर्थ नामाबाद हो गया या PCHS हो गया या इस किस्म की जो सोसाइटीज़ हैं। अब अगर मैं बात करूँ ना औरंगी टाउन की, बदलिया टाउन, न्यू कराची की साइड पे आप चली जाएँ, लियारी की तरफ चली जाएँ, कोरंगी चली जाएँ, मतलब इस एरिया में अगर आप जाएंगे तो मतलब समझे आपकी रीढ़ की हड्डी जो है ना, इवन अगर आप किसी गाड़ी में भी सफ़र कर रहे हैं तो वो बाकायदा डैमेज होगी। और डेली बेसिस के ऊपर जो हमारे मोटरसाइकिल पे जाने वाले लोग हैं वो बाकायदा इसकी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इतने खड्डे और इतने जंप्स हैं कि गाड़ियाँ तो तबाह हो ही रही हैं, लेकिन इससे इंसान की हेल्थ के ऊपर भी असरात आ रहे हैं और जिल्द के ऊपर जो असरात आ रहे हैं वो डॉक्टर साहब बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम और फिर मज़े की बात देखेंगे, हम जो है ना वो बदकिस्मत कौम है कि कहीं पे जो है ना वो पानी ज़्यादा आ गया और सैलाब की वजह से मर रहे हैं, और कहीं पे जो है ना नलकों में पानी नहीं आ रहा। यानी ये एक वही पाकिस्तान है, वही सिंध है कि कहीं पे जो है ना अब मंछर झील भरी हुई है। बाकी अब कराची में जो पानी आता है ज़्यादा यही इसी साइड, गारों की साइड से आता है ना, ये आठ डैम की तरफ से आता है, दोनों डैम फुल है, पानी फिर भी टैंकरों में मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये बात पानी जो है ना वो लाइनों में पानी अब जो है ना वो इतना मतलब नायाब हो चुका है कि बहुत ही कम एरियाज ऐसे हैं, और जहाँ हैं भी वहाँ भी हफ्ते में एक आध दिन होता है। अब चेक करें कि पानी तक जो है ना उन्होंने नायाब किया हुआ, एक तरफ जो है वो लोग बेचारे जो है ना वो उसी पानी में डूब के मर रहे हैं। बंदा जाए तो कहाँ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। खिलवाड़ जो है ना इस कौम के साथ किया जा रहा है, और कौन जो है ना वो इसको रोकेगा, कौन आके इसको जो है ना मैनेज करेगा प्रॉपरली? आवाम को खुद भी अपना ख्याल नहीं है। मतलब अच्छा, एक तरफ तो हुकूमत को तो मैं एक साइड पे करता हूँ, उनसे तो हमें कोई तवक्को नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमारे अपने जो है वो खुद हम लोग बजाते खुद एज ए नेशन भी जो है ना वो सिंसियर नहीं है। मतलब अगर फ़र्ज़ करें मैं गलियों की बात करूँ तो गलियों में इंक्रोचमेंट हो गई या जो गैर कानूनी तामीरात हैं ये गवर्नमेंट के ताउन से तो बन रही है, लेकिन बना कौन रहा है? अच्छा, फिर उसके बाद उनमें रह कौन रहा है? ये जो नाले या जो बंद किए हैं या इनके साथ जो तजावुज़ात बनाई गई हैं, ये बनाई किसने है? अवाम ने बनाई है। तो इसकी ज़िम्मेदारी जितनी हुकूमत वक्त की है, जितनी अवामी नुमाइंदों की है, उतनी अवाम की खुद भी, हमें खुद भी तो अपना जो है ना वो नहीं है ना ख्याल। हम भी तो जो है ना हर शख्स यही सोच रहा है कि मैं अपनी एक बोटी के लिए अगले का जो है ना बेशक पूरा बकरा ज़बह कर दूँ। तो वो यही सोच इस वक्त हमारे यहाँ पाई जाती है कि सेल्फिशनेस इतनी हो गई है कि हर एक को जो है ना वो अपनी अपनी पड़ी हुई है कि हम जो है ना वो बस सेट हो जाएँ या हमारा जो काम है वो सीधा हो जाए, और बाकी जो सराउंडिंग में हमारे जो कुछ हो रहा है उससे रिगार्डलेस कि वो क्या हो रहा है एज ए नेशन। इवन इतनी बड़ी बात है चौधरी साहब कि मैं इतने भी लोगों को देख रही होती हूँ कि लोग अगर आप कहीं सड़क पे भी जा रहे होते हैं ना, तो मतलब बहुत बुरी बात है, ये मैं आपको बता भी रही हूँ कि अगर अल्लाह ना करे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो ये वाकया मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी बुजुर्ग का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बाइक वाला जो है वो उसको हिट करता है, उसके बाद लोग जी ऐसे होते हैं कि वो देख रहे हैं लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं पहुँचता। तो काइंडली हम सबकी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर देखते हैं आपके कोई मुश्किल में है तो आप वहाँ पर जाएँ, उसकी मदद करें। इवन अगर मुश्किल में भी नहीं है, हम तो मतलब हमारा तो दिन ये भी कहता है कि अगर आप मुस्कुरा रहे हैं ना, किसी को देख कर थोड़ी सी मुस्कुराहट भी अपने चेहरे पे रखते हैं, तो ये भी आपको पता है कि सुन्नत होती है। तो अपनी वजह से लोगों में जो है वो एटलीस्ट आप पॉजिटिविटी फैलाए कि आपकी ज़ात से कोई खुश हो रहा है, ना कि कोई आपसे नाराज़ हो। लेकिन जिस तरह से क्योंकि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है और बहुत ज़्यादा लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आजकल डॉक्टर साहब जो मानसून का मौसम है उसमें सबसे ज़्यादा
चीज़ें ये हो रही है कि हमारी स्किन काफ़ी डैमेज हो रही है। Exactly. मतलब कभी ऐसा होता है कि स्किन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, कभी अचानक से आपकी स्किन जो है वो ऑयली होने लगती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी क्या इसके अलग से कोई ट्रीटमेंट होते हैं कि हम स्किन को किस तरह से मतलब हैंडल कर देखिए सकते हैं? यूजुअली हमारे यहाँ जो अभी जो ये आप मॉनसून के हवाले से हाँ, मैं हाँ, बात हाँ। करूँगा कि मेरे पास जो पेशेंट जो ज़्यादा क्लिनिक्स में आ रहे हैं, आप यकीन करें कि जो एक रूटीन के जो पेशेंट्स होते थे उनसे हट के अब एलर्जीज के पेशेंट्स आ रहे हैं, स्किन एलर्जीज हो रही जी। हैं, दाने हो रहे हैं। अब उसमें मसला क्या है कि हमारा जब से ये डिज़ास्टर हुआ है कराची में छोटा काम नहीं हुआ, कराची में बहुत बड़ा काम हुआ है बारिशों के बाद। तो अब क्या हुआ है कि जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसकी और पानी की जो नाले वो जो पाइप्स है वो आपस में मिल गए। अब पानी जो है उनके अंदर आ गया है। अब आप जब एक नहाने के लिए आप जब पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सारे एरियाज में तो वो गंदा पानी भी आ रहा है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, जब इस तरह का कंटेमिनेटेड वाटर आपकी बॉडी को लगता है, आपको तो लग रहा है कि साफ पानी आ रहा है लेकिन वो कंटेमिनेटेड है, तो उसके बाद फिर स्किन एलर्जीज शुरू होती हैं, स्केबीज हो जाती है, खारिश की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एक्जिमाज हो जाते हैं। तो ये वाले प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट्स हमारे पास बच्चे बहुत आ रहे हैं, अच्छा। खवातीन आ रही हैं, जाहिर है कि वो वही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर वेदर अपना एक रोल प्ले करता है। जब आपका ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अब आप ये देखें सितंबर आ गया जिसको सितंबर कहते हैं हम कराची में, कि अब ये जो हीट वेव है अभी चलेगी, ये अक्टूबर के मिड और आखिरी हफ्ते तक चलेगी। तो इसकी वजह से फिर ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये तो स्किन से रिलेटेड है। अभी तो बहुत बड़ा जो वबाई अमराज फैलेंगे वो बहुत बड़ा एक इशू है। मतलब मेरे पास आते हैं पेशेंट, आप यकीन करें इस वक्त डेंगू इस वक्त पूरे कराची में फैला हुआ है। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, सारे वार्ड्स भरे हुए डेंगू से। रीज़न ये है कि कंटेमिनेटेड वाटर खड़ा हुआ है, आपने उसको कोई ड्रेन तो किया नहीं उसको, अब उसमें तो डेंगू सबसे पहले पैदा होगा, सबसे पहले उसमें पूरा वो घरों में पहुंचेगा। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त एक हेल्थ बॉम्ब है जो इस वक्त फटा हुआ है कराची में। उसकी वजह से नंबर ऑफ इश्यूज आएंगे। टाइफाइड वेरी कॉमन, जब कंटेमिनेटेड वाटर होगा आप वो पिएंगे तो आपको टाइफाइड होगा, अल्लाह ना करे। इसी तरह से डेंगू, जब मच्छर होगा तो आपको डेंगू फीवर होगा। तो ये तो ऐसी चीज़ें जो कॉमन है, स्किन से हट के मैं बात कर रहा हूँ। और स्किन की तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस वक्त इश्यूज हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी जो है वो एक छोटा सा ब्रेक हम शामिल करेंगे, और ब्रेक के आने के बाद जी आपको पता है कि ब्रेक के आने के बाद हम थोड़ी सी लाइटर नोट पर गपशप करते हैं, तो आप जी हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम दी मॉर्निंग शो विद सना कादिर में। और हमारे साथ जी हमारे स्टूडियो में आज चौधरी अकमल साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जो है डॉक्टर यूसुफी साहब भी मौजूद हैं। तो दोनों को एक बार फिर वेलकम करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सीरियस गुफ्तगू हो रही थी हमारी, और हमने भी यही सोचा कि हम मॉर्निंग शो में बैठ कर करंट अफेयर की बातें कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम भी दूसरे चैनल्स की तरह जो ये 7 से 8 होता है और 10 से 11 हो रहा होता है, 11 से 12 हो रहा होता है, हम भी वही काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है वो अपने शो को लाइटर नोट पर लाते हैं और बात करते हैं जी स्किन के हवाले से भी बात करते हैं, और बदलते हुए लहजों के हवाले से भी ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी। ये सबसे ज़्यादा इन है और ये सबसे बड़ी बीमारी है जो कि ये हमारे लोगों में जो है वो हो रही होती है। लेकिन अगर मैं स्किन के हवाले से बात करूँ, चलिए डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने दूसरी बीमारियों के मतलब हवाले से बताया, लेकिन आप स्किन के ट्रीटमेंट के हवाले से बताएंगे। समझे आपकी क्लिनिक में डॉक्टर चौधरी साहब जो है वो आए हुए हैं। चौधरी साहब को मैं आज, चौधरी साहब बिल्कुल सादा इंसान है, और वो मैंने जब पूछा कोई ट्रीटमेंट नहीं करते ये चौधरी साहब की, देखे वैसे हेल्थ का भी है, नेचुरल की बात ये है कि मेरे ख्याल में 70 to 80% जो मेल हजरात जो है वो स्किन की मतलब ब्यूटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर इतना नहीं करते हैं। अब तो बहुत करते हैं। 70 to 80% की बात कर रहा हूं। और अब जो रेशियो है वो 50-50 पे आ गया। अब तो अब जो है मेल्स जो है
वो भी हमारे पास उतने ही आते हैं जितनी फीमेल्स आती हैं। लिटरली मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी हैरान जी जी खबर है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं तो यहाँ पे इवन शो वगैरह पे भी आता हूँ ना, तो वो जो पफिंग वगैरह होती है नहीं करते, वही बहुत कम मतलब नहीं। वैसे पहले वाकई ये कॉन्सेप्ट था कि मेल्स जो थे वो बिल्कुल अपने पे तवज्जो नहीं देते थे स्किन केयर के हवाले से, हेयर के हवाले से, लेकिन ये इन सब लोगों का काम है, मीडिया वालों का। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इन लोगों को एक क्रेडिट देता हूँ कि जो मॉर्निंग शोज ने बहुत सारी चीजें, अगर बुराइयां आई हैं तो उसकी वजह से अच्छाइयां बहुत सारी आई हैं कि लोगों में अवेयरनेस बहुत आई है। एक पहले हमारे पास जो कुछ चीजें होती थी वो हम समझते थे कि वो पॉश एरियाज के लिए क्लाइंट जो है, वो पेशेंट जो है वो आता है उसके लिए, लेकिन अब आप यकीन करें कि उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास लोअर मिडिल क्लास से भी लोग आते हैं कि जी हमें हाइड्रा फेशियल लेना है या हमको PRP करवाना है। रीजन इज की अवेयरनेस उनके पास। अच्छा, हाइड्रा फेशियल क्यों जरूरी है आखिर डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, हाइड्रा फेशियल जरूरी क्यों है आखिर? असल में देखिए, टेक्निकल टर्म हाइड्रा फेशियल जो है वो इस तरह से होती है कि इसमें हम मल्टीपल प्रोसीजर्स को इन्वॉल्व करते हैं, जिसके अंदर कुछ मशीन्स के एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो क्रीमी एप्लीकेशंस की फॉर्म में होती हैं। सैलून्स वगैरह में तो वो कॉस्मोस्यूटिकल प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो इसको मेडी स्पा कहते हैं, मेडिसिनल स्पा ट्रीटमेंट्स। तो उसमें फिर अगर हम हाइड्रा यूज करते हैं तो उसके साथ उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो ये सारी चीज़ों को हम उसमें यूज़ करते हैं जिससे स्किन की समझिए कि एक तरह से रीसर्फेसिंग होती है। आपकी जो डार्कर एरियाज ऑफ द स्किन होते हैं उनको हम लाइटर करते हैं। जैसे किसी को अगर पिगमेंटेशन है तो उसके हिसाब से उन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। और एक जनरली अगर एक सिर्फ सिंपल पेशेंट आ रहा है, कहते हैं मुझे अपनी हेल्दी टोन चाहिए, वैसे स्किन उसकी अच्छी है, तो उसमें भी हम यूटिलाइज करते हैं, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं। तो इस तरह से वो उसको जो है लोगों में अवेयरनेस है तो बातें उसके हमसे ट्रीटमेंट। अच्छा, लोग ऐसा समझ रहे होते हैं कि आप अगर हाइड्रा फेशियल या आप क्लिनिक जाकर अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जी आप अपने साथ पता नहीं क्या करें, अपने नक्शे बिगाड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। क्लिनिक जाकर आप जो ट्रीटमेंट लेते हैं, बेसिकली आपकी जो ब्यूटी है, नेचुरल जो ब्यूटी है, वो हमारी ऐसा होता है कि जिस तरह से अगर मैं कराची की बात करूँ, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब रहता है, उसके बाद एग्जैक्टली पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आपकी स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ बहुत मरतबा ऐसा हुआ, लेकिन कराची की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि अभी हम पहले ही बात करें, कराची की सड़कें टूटी फूटी हैं। अच्छा, हमारी जो ज़्यादातर आबादी आपको पता है या बसों में सफ़र करती है या मोटरसाइकिल है या दूसरे, तो एक तो डस्ट का इम्पैक्ट जो है ना वो कंटिन्यूसली स्किन को ख़राब करता है, नंबर 1। और नंबर 2 पोल्यूशन उसके बाद आ जाती है कि गाड़ियों की पोल्यूशन है। और हमारे आपको पता है पेट्रोल भी जो है ना वो इतनी अच्छी क्वालिटी का भी यूज़ नहीं होता, जो है सबसे उससे जो है ना वो स्किन को बड़ा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें मजीद आ जाता है कि आजकल आपको पता है पीने का पानी तो मिल नहीं रहा, तो लोग पीने के पानी के लिए तो टैंकर डलवा लेते हैं, बाकी सारे खारा पानी यूज़ कर रहे थे नहाने के लिए। तो वो खारे पानी से नहा के भी जो है ना वो बंदों की स्किन जो वो उसके ऊपर असरात वगैरह पड़ जाते हैं। मानने लगे कि स्किन खराब हो रही है बंदों की। तो नहीं, मैं एक चीज़ रियलिटी है, गॉड गिफ्टेड है वैसे, नो डाउट चौधरी साहब की स्किन ना। नहीं, और वन शुड एक्सेप्ट कि एक चीज़ रियलिटी है कि ख़ास तौर पे इस माहौल में और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नंबर 1, और नंबर 2 हमारी खुराक में भी जिस तरीके से आप देखें ना कि जंक फूड आ रहा है और चिप्स और ये वो, मतलब मैं तो इवन बच्चों की भी अपने बात करता हूँ तो वो भी जो है ना वो क्या नूडल्स और पता नहीं क्या, तो इस टाइप का जितने भी प्रोसेस फूड है ना वो सारे के सारे अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट स्किन के ऊपर भी आता है जी, क्योंकि इनमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं ख़ास तौर पे जो स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। अब मैं तो इवन वालिदैन से भी यहाँ पे मेरी दरख्वास्त ये होगी कि बच्चों को जंक, और आजकल के बच्चे वो जंक फूड के बगैर मानते ही नहीं है, या जो है ना वो फ्रेंच फ्राइज जो है ना फुल क्या बोलते हैं उसको, वो सख्त किस्म के जो नगेट्स बना के खाए, हाँ वो, और मतलब इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो एक तो उनके जो है ना वो मैदा और अंतड़ियों का मसला तो होता ही होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर स्किन की डिसीज़ का भी बायस बनता है। ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली स्किन के ऊपर भी आता है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को हेल्दी फूड की तरफ लेके आएँ, रादर देन कि आप जो है वो उनको ये जंक फूड और ये वो चीज़ों के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा उनको इंसिस्ट करें। इवन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें सेहत के लिए कहाँ, हमारे यहाँ लोग जो है ना वो नारियल का जूस है, कुदरती कितनी चीज़ें हैं, नारियल का पानी है, आम का जूस है, और मतलब फ्रेश सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं। बच्चे उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, बस आपको क्या खाना है, मुझे जो है ना वो बर्गर खाना है, मुझे जो है वो पिज़्ज़ा खाना है, मुझे बारबेक्यू, मुझे तो
दे गो टुवर्ड्स जंक फूड। तो इस जंक फूड वाला जो हमारे यहाँ फिनोमेना है ना, उसको हमें ख़त्म करके और जो नॉर्मल जो हमारे रूटीन की जो 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 डाइट है वो देनी चाहिए बच्चों को। दूध पीना चाहिए ताकि हड्डियाँ वगैरह मजबूत हों। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे अमल दरामद करने की, तो मेरे ख्याल में इससे स्किन की डिसीज़ में भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा और दीगर हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो इस पर जो है ना आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं तो ख़ास तौर पे पेरेंट्स को और मदर्स को ख़ास तौर पे हूँ, सुबह सुबह बच्चों को जो है ना वो अंडा पराठा दिया करें रादर देन के जो है ना वो कुछ तली हुई चीज़ें और बाहर का ना दें एटलीस्ट। हाँ, बाहर की, बल्कि आजकल तो पेरेंट्स भी जान छुड़ाते हैं ना, बाहर का ऑर्डर ये पैसे लो और जाके कैंटीन वाले से खा लेना। ये बहुत गलत बात है। लेकिन ये सबसे गलत बात है कि आप जो है ना वो बच्चों को एक तो उनकी आदत शुरू से ख़राब कर रही हैं और दूसरा ये है कि फिर जब वो कैंटीन में जाते हैं, आई डोंट नो कि विच क्लास आप बिलोंग करते हैं। अगर अच्छी क्लास से बिलोंग करते हैं तो स्कूल में हर तरह के बच्चे होते हैं, दूसरे बच्चों के लिए प्रॉब्लम बनता है। अच्छा, अपनी हेल्थ भी ख़राब होती है इससे। तो उससे बेहतर ये है कि हम जो है ना वो कुदरती और हाइजेनिक तरीके से ज़्यादा चीज़ों की तरफ जाएं, तो मेरे ख्याल में उससे बीमारियों से बहुत हद तक बचा जा सकता है। हाँ, ये बात तो है। और इवन अगर आप अपना खाना पीना ठीक नहीं रखते तो उसकी वजह से क्या होता है कि सबसे पहले सबसे खूबसूरत चीज़ आपके बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है कि बाल अगर ख़राब हो जाए तो वो दोबारा नहीं आते। ये सिर्फ कहा जाता था, लेकिन अब जी बड़ा अच्छा एक ट्रीटमेंट जो है वो आ गया है। वो होता है आई थिंक PRP है, जिसपे लेकिन एक बात बताएं, ये मैंने क्योंकि लोगों से भी डॉक्टर साहब पूछा है, सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर दें कि PRP जो है वो शुगर के पेशेंट नहीं कर सकते, ऐसा ही है? नहीं, ये भी मिसकंसेप्शन। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, PRP इज ए वेरी यानी कि नेचुरल प्रोसीजर, जिसमें हम कहते हैं PRP का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि वो प्लाज्मा एक तो होल ब्लड होता है जो आपको रेड नजर आता है, कभी आपने सैंपल दिया होगा तो पूरा रेड सा आपका होल ब्लड आ जाता है। हाँ। उस होल ब्लड को एक स्पेसिफिक तरीके से स्पिन किया जाता है और एक येलो कलर का प्लाज्मा जो बनता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उन ग्रोथ फैक्टर्स को अप्लाई किया जाता है। वो इस हेयर पे भी किया जाता है, वो स्किन पे किया जाता है, वो पूरी बॉडी पे किसी भी एरिया पे जहाँ पे ग्रोथ की जरूरत है, जो एंटी एजिंग की जरूरत है, वहाँ पे भी हम देते हैं। तो इसका कोई ताल्लुक डायबिटीज से नहीं होता। नहीं है। स्पीकिंग ये क्लियर कर दूं, मिसकंसेप्ट्स होते हैं तो नहीं सर, वो प्लाज्मा होता है, वो बिल्कुल जो उसमें प्लेटलेट्स होते हैं, रेड प्लेटलेट्स। जी। तो वो एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है कि जिसके अंदर आपकी बॉडी का मतलब एक तो मेडिसिन है ना जिसको आप खरीद के लगाएंगे, हाँ। एक वो है कि जो आपकी बॉडी से ब्लड लेकर एक मेडिसिन बनाई गई है, हाँ। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती ये चीजें। उसके अंदर स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर है। अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल के लिए यूज करते हैं, किसी को रिंकल्स आए हुए तो उसको नेचुरल, इसको हम लोग नेचुरल फिलर कहते हैं। हम लोग वैसे फिलर्स लगाते हैं हाइलुरोनिक एसिड के, लेकिन हम PRP में एग्जैक्टली वैसे उन फिलर्स की जगह PRP को देकर हम एनहांस करते हैं, एंटी एजिंग। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता? साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी बॉडी का पार्ट है, हाँ। तो ये कि बाहर की दवा तो फिर भी फिलर तो एक फॉरेन बॉडी है ना कि जो आपकी बॉडी में जा रही है, ये तो है ही आपकी बॉडी का। तो इसमें बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं, हेयर में, स्किन में, बॉडी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इसके। वाह जी, ये बात तो बहुत चौधरी साहब आपको मुझे लगता है पहली बार पता चली होगी ये बात PRP का। मुझे प्लेटलेट्स को बहुत अच्छी तरह पता नहीं PRP का कि ये लड़कियां ये भी कर रही होती है। PRP का मुझे पहली बार तो बाल भी लगवा रही होती है। इससे पहले तो मैंने सुना था कि सिर्फ जो है ना वो गोरा करने वाले कोई इंजेक्शंस वगैरह, वो व्हाइटनिंग इंजेक्शन वो उसका वो कुछ का हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि जी PRP से गोरा कर दे, तो मैं कहता हूं आपको किसी ने गलत बताया। इसका कोई ताल्लुक नहीं है गोरे, ये सिर्फ हेल्दी स्किन होती है, उससे एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन होती है, लेकिन कोई गोरा नहीं होता उससे। उसके लिए फिर अलग बिल्कुल डिफरेंट अलग लाते हैं उसके बिल्कुल ठीक। अच्छा, गोरे को अगर काला करना तो उसकी भी इंजेक्शन आते हैं, बस छितर वितर से काम चल जाता है। बस वो दूध भाई इतनी अच्छी अल्लाह मियां ने हमारी दी है कि खड़े हो जाए खुद ही काला हो जाएगा, आना जाना शुरू करें 2 घंटे वॉक करते। अच्छा, लेकिन अगर कराची की मैं बात करूँ तो कराची के अंदर एक और भी है, मतलब ये एक अजीब सा जोक है लेकिन है। कराची के अंदर कहा जाता है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है ना, अभी तो खैर अभी बेहतरी की तरफ आ रहा है, लेकिन जो पुराना वाला ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा तलाक हो रही थी। तलाक क्यों हो रही थी मैं आपको बताती हूँ। तलाक इसलिए हो रही थी कि जी बीवियाँ तो कह रही हैं कि जी हमने जिससे शादी की थी वो तो गोरा था, लेकिन अब ये जो कराची की बसों में लटक लटक कर जो काला हो गया, ये काला तो कोई और है जी। तो तलाक जो है अब उसका भी काफी ज्यादा जो है हो रहा है। इसके साथ साथ मेरे ख्याल में एक चीज और भी है। कौन सी है? बताएं। ट्रांसपोर्ट चूंकि हमारे यहाँ वैसे ही आपको पता है कि कम है, तो बेचारा 5 बजे शोर बैठते हैं और रात को 8, 9, 10 बजे तक जब घर नहीं पहुंचते, ट्रैफिक जैम और रोडों की हालत और ट्रांसपोर्ट,
तो बीवी में वैसी शक करने लगती हैं कहीं और नहीं। तो उस वजह से भी जो है ना वो शायद ये इजाफा हो रहा होगा तलाकों में कि नहीं ये तो जो है ना कोई और ही चक्कर है। हो गया मतलब बेचारा जो है ना वो ट्रांसपोर्टों में धक्के खाता हुआ जो है ना वो यहाँ पहुँच रहा है, तो बजाय इसके कि आप जो है वो उसका कुछ ख्याल करो तो उल्टा जो है ना आप शक कर रही हैं। ये बात तो वैसे ये खुल्लत आज़ाद है वैसे कि जो बीवियाँ शक कर रही होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो बीवियाँ शौहर पर शक कर रही होती है, देखिए अगर आप शौहर पर शक कर रही है ना तो आपका शौहर भी आप पर शक कर सकता है। उसका रीज़न ये है कि अगर सोचें कि आप सैलून जा रही हैं या कभी आपका मूड है, आप अच्छे कपड़े पहनकर घर में तैयार होकर बैठी हैं, तो आपका शौहर जब आप शक करती है, आपने उसको इतनी इजाज़त दी है कि मैं तुम पर शक कर रही हूँ, तो उसके बाद आप भी इतना बड़ा दिल रखें कि अगर वो आपसे आकर दोबारा से ये सवाल पूछ रहा है कि आज क्यों तैयार हुई हो, तो फिर आपने जो है वो गुस्सा नहीं करना, क्योंकि यही सवाल आप भी उनसे करती है कि आज क्यों लेट हुए हैं या कहाँ थे तुम। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि दोनों तरफ से उन लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। वैसे तो मैं कहती हूँ कि रिश्ता दिल का होना चाहिए और उसमें गुंजाइश नहीं होती। बात ये कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो मशरकी हमारी ख़वातीन हैं या उनमें इस किस्म का इम्पैक्ट ज़्यादा है भी नहीं, हार्डली 1-2% हो तो हो, अदरवाइज फीमेल्स की तरफ से या शादीशुदा ख़वातीन की तरफ से इस किस्म की कुछ चीज़ें नहीं होती। अलबत्ता मर्दों की तरफ से ठरकपन जिसको हम कहते हैं चौधरी साहब खुले में आज वो बता रहे कि मर्दों में होता है, ये वैसे होता है लेकिन ख़वातीन में नहीं। हमारे तो मतलब ये जैसे जब बात कर रहे ये जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, ये एतमाद का रिश्ता होता है। बिल्कुल, आपको जब तक एक दूसरे पे एतमाद नहीं है तो ये गाड़ी वैसे नहीं चल सकती। तो मैं तो ये हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, जब आपने एक लाइफ साथ गुजारने का फैसला किया, तो फिर सारी प्रॉब्लम्स को हस्बैंड के एंड पे बीवी की समझनी चाहिए और बीवी के एंड पे हस्बैंड की प्रॉब्लम्स को समझनी चाहिए कि वो आपके लिए मेहनत करने बाहर निकला है, वो आपके लिए घर में बैठ के सारे बच्चे पाल रही है। तो ये तो एक ऐसा है कि ये मतलब एक बेस्ट फिनोमेना है कि आपको अगर घर में, मैं ख़वातीन को कहता हूँ कि वो ज़्यादा मेहनत करती हैं, उनको ज़्यादा मसाइल होते हैं जिनको वो फेस करती हैं। हमने तो ये है कि हमने जॉब पे जाना है या क्लिनिक जाना है, मिसाल के तौर पे अपनी बात करूँ, तो उसमें आके हमने एक टाइम फ्रेम गुजार कर हमने घर वापस आना है। लेकिन उसके बाद अब जब घर आते हैं तो बच्चे की स्टडीज से लेके उसके सुबह स्कूल जाने से लेके उसके रात सोने तक के जितने भी मसाइल हैं वो एक बीवी देख रही होती है। मियाँ को तो नहीं पता होता कि उसने कितने मसलों में से गुजारी है। तो मैं कहता हूँ कि ये एतमाद की बात होती है कि इसमें एतमाद ज़्यादा होना चाहिए, एक दूसरे में भरोसा होना चाहिए, तभी गाड़ी चलती है। बिल्कुल, ये बात तो है। और हर रिश्ता जो है वो एतबार पर ही, और एक बार यकीन टूटता है तो वो दोबारा यकीन नहीं आ सकता। तो कोशिश किया करें कि ज़िंदगी के अंदर जो है वो, अगर कोई इंसान आप पर यकीन कर रहा है तो उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि धोखा उस इंसान को ही मिलता है जब यकीन अपने उरूज पर होता है ना, तो न जाने क्यों लोग उसी वक्त आपको धोखा देते हैं। खैर मैं उस वे में नहीं जाना चाह रही जिस वे में डॉक्टर साहब ने मुझे अभी उस वे में लेकर गए, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सीरियस बातें ज्यादा हो रही हैं आज, थोड़ी सीरियस बातें भी हो रही, थोड़ी फनी बातें भी हो रही है, थोड़ी सी मैंने कहा था हम थोड़े बदले में लहजे के हवाले से बात करेंगे। आपसे मैं पूछना चाहूँगी चौधरी साहब कि आप क्योंकि कामयाब जो है वो बिजनेसमैन भी है, तो कभी ऐसा होता है कि एक नंबर तो मुझे आप ये बताएं सबसे पहले कि कामयाब होने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है कि आपने अपनी लाइफ में इस चीज़ को रखना है। और डॉक्टर साहब भी जिस तरह से माशाल्लाह उनका जो रूटीन है, बहुत सारी फैमिली देखना, क्लिनिक देखना, और 2 क्लिनिक आई थिंक डॉक्टर साहब की जो है वो देखना, तो ये बहुत बड़ा एक मिशन होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को इग्नोर भी करना है। चौधरी साहब सबसे पहले तो पूछूँगी कामयाबी का राज क्या है? देखिए कामयाबी जो है ना वो एक तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, हमारे उसमें मजहबी हवाले से भी बात करूँ तो, लेकिन दूसरा उसमें जो है ना परफॉर्मेंस, अगर आप आपके अंदर स्किल्स हैं और अगर आप उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर जाते हैं तो जो है ना वो आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। अब वो जो है ना वो डिपेंड करता है कि वो रिवार्ड आपको आपकी हैसियत से ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है। लेकिन परफॉर्मेंस जो है ना दैट इज़ द क्राइटेरिया कि अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं, कारकर्दगी के ऊपर बिलीव करते हैं तो दी बेस्ट है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस से हट के कोई नेगेटिव या अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं, चाहे वो बिजनेस इन्वायरमेंट हो या वो जो है वो ऑफिस इन्वायरमेंट हो, किसी ऑफिस में जाके पॉलिटिक्स शुरू कर दी, एक दूसरे की लेग पुलिंग जिसको हम कहते हैं वो शुरू कर दी, या इसी तरीके से बिजनेस है तो बिजनेस में जो है वो अगर आप मतलब प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स या एथिक्स के ख़िलाफ़ चीज़ें कर रहे हैं तो वो चीज़ें जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म जो है ना वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है ना वो सिर्फ आपने ये करना है, मैं बड़े एक डायलॉग वाले अंदाज में अगर आप बताऊं कि आपने भरोसा करना है अपने काम पे और अल्लाह के नाम पे।
वाह ठीक जी है ना, वाह। ये 2 चीज़ों के ऊपर आपने डिपेंड करना है। इसके अलावा मेरा ख्याल नहीं है कि कोई तीसरी चीज़ है जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके। बिल्कुल जी, क्या बात आपने कही ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहूँगी और ये भी बता दीजिएगा, बहुत सारे लोगों का ये भी है कि आप कौन कौन से क्लिनिक पे बैठते हैं और कब अवेलेबल होते हैं, ये भी बता दें अच्छा। आप जी। पहले तो जो आपने जो बात हाँ। की उसके हवाले से बता दूं कि मैं ये समझता हूँ कि जिस भी फील्ड में जिस हाँ। भी आप प्रोफेशन में हैं या जॉब में हैं, एक परसिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने एक फोकस होकर काम करना है और मेहनत से करना है और सच्चाई के साथ करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप आगे बढ़ते जाएंगे अल्लाह की मदद से। और अल्लाह पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए कि बिल्कुल। जब हम जैसे काम कर रहे हैं तो हमने ये चीज़ स्टार्ट की है तो आपको अल्लाह ताला ने जो रिजक देना है ना वो देना है। जितने दाने आपके अल्लाह ने लिखे हैं ना वो आपको मिलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बेशक। ये वाला जब फेथ आपके अंदर होगा तो आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। मैं कई जगह पे बैठता हूँ और मेरे दोस्त भी कहते हैं कि मतलब मैं मिसाल देता हूँ कि भाई तुम बहुत पेशेंट्स को बहुत लाइटली ले लेते हो, उनको उनसे ज़्यादा चार्ज नहीं करते। मैं कहता हूँ देखिए, जो मैं पेशेंट बनाता हूँ, पैसे नहीं बनाता। तो मैं ये बात करता हूँ। तो वो फिर इससे ही होता है, आप यकीन आपने खुद भी देखा, आप क्लिनिक आती हैं कि एक नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं लेकिन उनके साथ एक फेथ के साथ और सच्चाई के साथ आप ट्रीटमेंट देते हैं, आप उनको सही चीज़ गाइड करते हैं, वो पूरी की पूरी फैमिलीज आती हैं आपके साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके वो परमानेंट पेशेंट्स बन जाते हैं। मेरे पास यानी कि जो बच्चियाँ आती थी वो अपने बच्चों को लेकर आती हैं। इस तरह से अब मतलब वो उनके फैमिली टर्म्स हो जाते हैं हमारे उनके साथ की पूरी फैमिलीज आती हैं। मैं कराची में 2 हॉस्पिटल्स में बैठता हूँ। पार्कलिन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में बैठता हूँ मैं, इसके अलावा गुलशन इकबाल में समदानी हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं बैठता हूँ। डेज और टाइम डिवाइडेड है यूजुअली, तो उसके हिसाब से मैं पेशेंट। तो मतलब हम अगर आना हो तो हम पहले ही फोन करके जी अपॉइंटमेंट ले बिल्कुल कहें तो आपको नंबर बता देता हूँ, जिनको भी आना हो 0335 255 9598 इस पे मुझे कॉल कर लें। मैं अपॉइंटमेंट उनको जिस एरिया में होगी उनको दे दूँ। वाह जी, बहुत ज़बरदस्त है ये तो। और जो है वो अगर, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं ये बता रही हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं डॉक्टर साहब के पास जाती हूँ और उनसे अपना ट्रीटमेंट करवा रही होती हूँ। लेकिन बहुत बड़ी बात जैसे कि चौधरी साहब ने कही और डॉक्टर साहब ने कही कि बहुत ज़रूरी है कि जब कामयाब होना है आपने तो सबसे पहले आपने जो है वो अल्लाह पर यकीन रखना है और किसी को नहीं दिखना आपने। जब आप अल्लाह से डायरेक्ट हो जाते हैं ना तो लोग आपको नज़र नहीं आते हैं। और अपनी माँ बाप की दुआ हमेशा लेते रहे, उनका कभी भी आपने दिल नहीं दुखाना है। बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब कि आपने आज हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा और दोनों को मैं दोबारा आप लोगों को ज़हमत दूंगी दूसरे किसी टॉपिक के हवाले से भी। हम इसी तरह से गपशप जो है वो अपने प्रोग्राम में करते रहेंगे जी। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम दी मॉर्निंग शो विद सना कादर में। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को पता है कि वैसे तो आप तमाम लोगों को नहीं पता है कि हमारे प्रोग्राम में जो बातें हो रही होती है वो सब बातें जी हम आपकी भले के लिए करते हैं। चाहे डॉक्टर साहब हमारे साथ थे ब्रेक से पहले और उन्होंने जो स्किन के हवाले से बताया, हेयर के हवाले से बताया कि कितना ज़रूरी है कि आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, आपने अपने बालों का ख्याल रखना है, आपने नेल्स का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी तरह से जो है वो हमारे साथ चौधरी साहब भी थे, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से आप अपने धूल मिट्टी से बच सकते हैं आप अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर। लेकिन जी ब्रेक पर आने के बाद आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि जितना ज़रूरी आपकी स्किन है, आपके बाल हैं, आपके नेल्स हैं, आपकी आंखें हैं, उतना ज़रूरी ये है कि आप फिट कितना रहते हैं और कितना नहीं रहते हैं। मतलब क्या खाना पीना है आपने, किस तरह से खाना पीना है, और सबसे बड़ी चीज़ कि खाने पीने के बाद या पहले कौन कौन सी आपने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में एक्सरसाइज करनी है। तो आज जी हमारे प्रोग्राम में जो है वो फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ आज मौजूद है और उनसे जी आज मैं पूछने वाली हूँ बहुत सारी टिप्स, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे भी इन टिप्स की अब ज़रूरत पड़ रही है। हमारा रूटीन इतना ख़राब होता है कि हम जिस तरह से काम में बिज़ी होते हैं और बहुत ज़्यादा जब काम में हम बिज़ी होते हैं तो हमें भी बहुत ज़रूरी है कि अपने लिए एक मी टाइम निकालें और उस मी टाइम में जो है वो आप उस मी टाइम को यूटिलाइज़ करें। या तो आप जिम चले जाएं, अगर जिम नहीं जा सकते तो आप अपने घर के अंदर ही जो है वो एक फ़िटनेस ट्रेनर अपने साथ रखें जो कि आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में जो भी आपकी रूटीन है उसमें वो आपका शेड्यूल बनाकर आपको कहे कि आपने ये खाना है, आपने इतनी कैलोरीज जो है वो बर्न करनी है, आपने ये फ़ैट जी जो
ज़िद्दी फैट है वो आपने ज़रूर पिघलाना है। तो आज इन तमाम तरह मौजू के हवाले से आज जो है हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जी, उस्मान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है जो कि फ़िटनेस एम्पोरियम जिम में जो है वो फ़िटनेस ट्रेनर है। उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। उस्मान, सबसे पहले तो ये बताओ कि अपने आप को फिट रखना ज़्यादा ज़रूरी है या हमारी आज की जो जनरेशन की मैं बात करूँ तो वो जी पागल हो गए हैं डोले शोले बनाने के लिए। तो ये बताओ कि डोले शोले ज़रूरी है या फिट रखना ज़रूरी है? देखिए, डोले शोले अपनी जगह है, जिनका गोल होता है डोले शोले बनाना, हाँ। वो अपनी जगह उनका गोल है। और जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम लोग जिनकी वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, हाँ। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ट्रैफिक का फ्रस्ट्रेशन है, वर्क की स्ट्रेस है, तो इन सब को लेते हुए फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बंदा के माइंड में ये गोल नहीं होता कि हम जिम जा रहे हैं कि बॉडी बनाने के लिए जा रहे हैं। हाँ। बहुत सारे लोग जिम में आते हैं अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, अपना मूड फ्रेश करने के लिए। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये कि आपका मेंटली आप कितने फिट हैं। फिजिकली फिट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटली आप कितना फिट है। अगर आप मेंटली फिट होंगे तभी आप फिजिकली अपने ऊपर फोकस कर पाएंगे कि आप कितना फिट हो रहे हैं, किन चीजों पे अपने फोकस कर रहे हैं। फिर साथ साथ आपके जो की पॉइंट्स आते हैं फिटनेस के लिए, वो आता है कि आपका नंबर 1 स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्लीप हमारी बिल्कुल प्रॉपर नहीं होती। कराची वाले माशाल्लाह से रात में 4-4 बजे तक जागते हैं, तो रात की नींद तो बिल्कुल ही चली जाती है। उसके बाद फिर आती है डाइट आपकी कितनी बैलेंस्ड है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप पूरे दिन में क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, पानी का इनटेक कितना आपका, वो सारी चीजें। हाँ। फिर आती है कि नॉर्मली हम लोगों का ये होता है कि सिटिंग हैबिट बहुत ज्यादा होती है। हाँ। इंसान की बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो बैठने के लिए नहीं बनाएगी। ह्यूमन बॉडी मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, मुशक्कत करने के लिए बनाई गई है। तो उसको जब उस तरह वर्क नहीं करवाया जाएगा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी उस तरह नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वेट गेन होता है और फैट आ जाता है। जो आप जिद्दी फैट की बात कर रही थी, वो सबसे पहले गेन होता है। ठीक है। जो फैट होता है वो सबसे पहले बेली फैट पे आके स्टक हो जाता है। उसके बाद वो सबसे लास्ट में, जब आप वेट रिड्यूस अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे लास्ट में जाता है। ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको फोकस करना चाहिए जब आप वेट लॉस जर्नी पे जा रहे हैं, आप अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये बताओ उस्मान कि ज़िद्दी फैट के हवाले से जिस तरह से आपने बताया, अगर कोई बंदा जो है उसे मतलब वो बहुत ज़्यादा वो मोटा है, अगर मैं बात करूँ, चले आप 95 kg का लगा दें, तो जो 95 kg का बंदा है, सबसे पहली बात तो ये लोगों को बताएं कि इतना जल्दी कोई आप ना वेट नहीं अपना लॉस कर सकते। ये तो सिंपल बात है, आपने बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके पास, क्योंकि आप तो फिटनेस ट्रेनर हैं, आपके पास बहुत सारे जो है वो लड़कियाँ भी आती होंगी, लड़के भी आते होंगे जिनको ये इशू है, बेली फैट का काफ़ी इशू रहता है, तो उसको किस तरह से हैंडल करते, कितना हमें टाइम दरकार होता है जिसमें आप ये कह दें कि ये हमारी जो है वो ट्रेनिंग है और उसमें आप जी बन सकते हैं, अपना गोल अचीव कर सकते हैं। देखिए, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग कोड करते हैं कि फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल, फिटनेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। तो मैराथन हमेशा जब भी होता है तो लंबा होता है। हाँ। तो ये बहुत लंबी जर्नी होती है। तो आपको एटलीस्ट अपने आप को चेंज करने के लिए 3 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आप जब वेट गेन कर रहे हैं तो 1 महीने में आप वेट गेन नहीं करते, आप काफी लंबे अरसे में वेट गेन करते हैं, तकरीबन आपको सालों लग जाते हैं। आप जंक फूड खाते रहते हैं, आपकी सिटिंग हैबिट बहुत ज्यादा होती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, तभी आप वेट गेन करते हैं। हाँ। तो उसको रिड्यूस करने के लिए एटलीस्ट आप अपने आप को 3 to 6 मंथ्स तो दें। क्योंकि उसके अंदर फिर आपका, अगर आप अकॉर्डिंग टू साइंस देखते हैं तो आपका हेल्दी वेट लॉस 1 to 2 kg आपका हेल्दी वेट लॉस में काउंट होता है। अगर आप इससे ज्यादा 6 kg से ज्यादा अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं पर मंथ, हाँ। तो अनहेल्दी में भी काउंट हो सकता है। ओके। लेकिन एक बात बताओ उस्मान, वो ये है कि अगर जैसे कि चले मैं आपके पास आई, ठीक है, अब मुझे मेरा वेट इतना तो ओवर नहीं है, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मुझे, क्योंकि मैं बहुत स्लिम हूँ, अब मुझे फिट रहना है। क्योंकि एक तो ये भी बहुत बड़ा हमारा इशू है कि हमारे यहाँ पर लड़के भी बहुत ज़्यादा स्किनी हैं और लड़कियाँ भी हैं, तो उसकी क्या ट्रेनिंग होती है, उसकी क्या किस तरह की एक्सरसाइज होती है, ये बताइए। देखिए, हर इंसान की अल्लाह ताला ने बॉडी अलग बनाई है, हर इंसान की बॉडी टाइप अलग होती है, रूटीन अलग होता है, लाइफस्टाइल अलग होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग में ये कहते हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी करंट डाइट जो चल रही है, आपका करंट जो फिटनेस लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आपका फिर एक प्लान डिजाइन होता है कि आपके लिए वेट ट्रेनिंग हमने कितनी मिकदार में रखनी है, उसकी क्या अमाउंट होगी, कार्डियो की कितनी मिकदार होगी, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है या अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो उसके लिए कौन सी ट्रेनिंग हमने इनकॉर्पोरेट करनी है। फिर फंक्शनल ट्रेनिंग आती है कि आपने अपनी बॉडी की फंक्शनैलिटी को किस तरह बेहतर करना है। ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि हम लोग अपने वर्कआउट प्लान में इंडल्ज करते हैं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं क्योंकि आप हर बंद से मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, हर बंदा अपने माइंड में वो गोल लेके नहीं जाता कि मुझे बॉडी बनानी है, जिम जा रहे हैं। तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जा रहे हैं।
बिल्कुल, लेकिन एक ये भी पॉइंट आता है कि लोग ये कर रहे होते हैं कि जी जिम तो जा रहे होते हैं लेकिन अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि जब तक आप अपने खाने पीने पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो आपके साथ वो इतना सरदर्द बनाकर जो जिम ट्रेनर भी होता है कह रहा होता है आपको कि जी आप ये कर लें ये कर लें ये कर लें, तो ये सब बेकार हो जाती है, इनकी भी मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन पोषण कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है? देखिए, पोषण कंट्रोल की जो आप बात करी हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप फर्ज करें कि सुबह में अगर पराठे खा रही हैं और साथ में जो है उसके हलवा पूरी रोज आपकी चल रही है साथ में, तो पोषण कंट्रोल वहां पे उसका गेम आता है कि आप अपनी प्लेट साइज में आपका इतने % कार्ब्स होना चाहिए, इतने % प्रोटीन होना चाहिए और एक साइड आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए होनी चाहिए, ताकि आपको फाइबर भी मिलता रहे वहां से। वो उससे ये होता है कि आपकी डाइजेशन अच्छी होती रहती है और साथ साथ आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। लेकिन अगर एक नॉर्मल लाइफ की बात करूं तो नॉर्मल लाइफ में इंसान को फिट रहने के लिए, चले जो लोग जो है वो जिम नहीं जा सकते या उनका रूटीन चले ऐसा है, तो उनको अपनी जिंदगी में कौन कौन सी एक्सरसाइज अगर घर में बैठे जो लोग हमें बता रहे हैं, अगर आप ऐसे ही बता दे तो क्या होनी चाहिए? देखिए, नंबर 1 तो ये है कि अगर आप विलिंग है कि आपने अपने आप को चेंज करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, आपने फिट होना है, तो नंबर 1 इज आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी। फिजिकल एक्टिविटी आप किस तरह बढ़ा सकते हैं? आप सिंपली वॉक अपनी बढ़ा दें पूरे दिन में, पूरे दिन के जो डेली स्टेप्स होते हैं आप वो अपने इंक्रीज कर दें। उससे ये होगा कि आपकी थोड़ी बहुत कैलोरीज बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो कहलाती है नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, तो उससे आपका जो है कैलोरी बर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। आप सबसे पहले ये करें कि अपना वॉक बढ़ा दें, अपने डेली स्टेप्स बढ़ाएं, अपना स्टेयर्स अगर आपका ऊपर ज्यादा चलना और उतरना है तो आप उसको इंक्रीज कर दें। अगर आपकी वर्क लाइफ है तो आप 1 घंटा आप बैठ के काम करें, उसके बाद फिर आप 5 मिनट वॉक करें, फिर आके बैठ जाए, थोड़ा सा स्ट्रेच करें, फिर आके बैठ जाए, फिर काम करें। इस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो लोग जिम नहीं जा सकते वो लोग ये कर सकते हैं कि जस्ट 20 मिनट्स निकाल के 20 to 30 मिनट्स निकाल के आप अपने लिए अच्छा सा वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे आपकी कैलोरीज बर्न होंगी और आप फिटनेस की तरफ आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी होता है उस्मान कि वो जी कह रहे होते हैं, मतलब एक ये मैं सिंपल वर्ड्स में कह रही थी, आलसी लोग होते हैं वो और लेजी लोग होते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि जी हमने 1 हफ्ता जिम तो की, अब जिम 1 हफ्ता करने के बाद पूरी बॉडी पेन करने लगी है और जी आपसे अब चला भी नहीं जा रहा, टांगों में अलग दर्द हो रहा है, हाथों में अलग दर्द हो रहा है, अभी हाथ पहले ऐसे उठता था अभी हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा। तो ये क्या होता है? मतलब कि जब तक, जाहिर सी बात है आपने एक अचानक से अपना रूटीन चेंज किया है, अब उसको आप छोड़ देंगे बीच में, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे तो हर बार ही पेन होगा। तो आपने मतलब ये मुझे बताएं कि क्या करना होगा? जैसे मैंने अगर ज्वाइन किया तो फिर मुस्तकिल तौर पर आपने कंटिन्यू ही रखना है? देखिए, कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ। जो आपने दर्द वाली बात की वो पॉइंट ये है कि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, हाँ। जब एक नॉर्मल बंदा एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा है तो वो ऐसी मूवमेंट जिम में कर रहा होता है या घर पे कर रहा होता है जो कि उसने पूरी जिंदगी कभी की ही नहीं है। उसके मसल्स उस तरह काम कर रहे होते हैं जो उसने पूरी जिंदगी यूज ही नहीं किए। तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जब बंदा स्टार्ट करता है तो पेन ज्यादा होता है, बॉडी को उसे बोलते हैं मसल सोरनेस। ठीक है, तो वो आपके ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के 1 वीक तक रहता है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सोरनेस अभी हमें भी होती है। हम लोग वेट ट्रेनिंग और इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो फिर हर इंसान को सोरनेस होती है, लेकिन वो लेवल कम हो जाता है। स्टार्टिंग का जो सोरनेस का लेवल होता है वो ज्यादा होता है, वो स्टार्टिंग का पेन होता है वो टाइम के साथ साथ खत्म हो जाता है। और अगर ऐसा हो कि मसल सोर्स जो है वो अगर इंसान को हो रही है तो किस तरह से वो खत्म होता है? मतलब उसकी कोई एक्सरसाइज होती है क्या? उसके लिए एक्सरसाइज नहीं होती, उसके लिए स्ट्रेचिंग जरूरी होती है। अच्छा। कि आप एक्सरसाइज के बाद अपने स्ट्रेचेस जरूर इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो वर्कआउट में एक लेवल आता है आपका जहां पे आपका एक लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। जब आपका लैक्टिक एसिड रिलीज होता है आपके मसल से तो फिर उस वजह से सोरनेस होती है आपको। फिर जैसे ही आपका वर्कआउट खत्म हो आप उसके बाद स्ट्रेचिंग करें, उससे आपका जो है लैक्टिक एसिड कम हो जाता है। अच्छा, अगर मैं अभी आपको कहूँ कि बैठे बैठे ही आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर चले यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या यहाँ पर आपकी जो है वो आर्म्स की एक्सरसाइज ज़रूरी है, सो किस तरह की आर्म्स की मतलब आपको डेली लाइफ में अपनी रूटीन रखनी चाहिए जिससे आपके जो शोल्डर है, बहुत सारे लोगों के शोल्डर इस तरह झुकने लगते हैं, तो कितना ज़रूरी है कि ये शोल्डर जो नीचे की तरफ झुक रहे तो ये सीधे हो जाए जी इस तरह कड़क। पहले तो जी ये जो लोग होते हैं, जो माएँ होती हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करती हूँ जी सबसे पहले तो ये सुने, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो ऐसे बैठ रहे होते हैं। ठीक है, ये जो आपका एंगल है ना ऐसे बैठने वाला वो बिल्कुल ही बेकार है और बच्चा फिर जैसे जैसे ग्रो करता है वो ऐसे ही करेगा और इसकी ये जगह बिल्कुल झुक जाएगी। ये एंगल होता है और ये आपकी कमर है, थोड़ा सा पेन होगा लेकिन बर्दाश्त करना है जी, तो आपकी फिर ये जो जगह होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। अब जी ये मैंने टिप दी, अब आप पोस्चर का जो आप बता रही हैं बिल्कुल 110% सही बता रही हैं कि आपका जब हम लोग फोन यूज करते हैं तो यूं झुक के यूज कर रहे होते हैं, वर्क रूटीन वाले जितने भी लोग होते हैं वो लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो यूं झुक के यूज कर रहे होते हैं।
वो उनका पोस्चर फिर वैसे ही बन जाता है, उनका बॉडी पोस्चर राउंड हो जाता है, ऐसे शोल्डर्स आगे आ जाते हैं। इसका हल सिंपल और सिर्फ ये है कि आपने एक तो चेस्ट अप करके आप बैठ गए, या आप 5 मिनट तक बैठ जाएंगे, 10 मिनट तक बैठ जाएंगे, इससे ज्यादा आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपकी बॉडी वैसे ही डेवलप हो गई है। उसको फिक्स करने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग्स होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं। मसल्स जो स्ट्रांग होते हैं वहां के, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपर बैक के मसल्स होते हैं, आप उसको स्ट्रेंथन करेंगे तो वो शोल्डर्स बैक जाते रहेंगे और आपका पोस्चर अच्छा हो जाएगा। बच्चों की जो आपने बात की, बच्चों का सबसे ज्यादा मैं इस पे ये जोर देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ यंग किड्स जितने भी हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। जितने भी बच्चे हैं, मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, उनके पेरेंट्स उनको स्पोर्ट्स में नहीं डालते। पूरे दिन वो स्कूल से आए, स्कूल से आके ट्यूशन के बाद जो है वो गेम्स, या तो फिर वो पढ़ाई भी ऐसे झुक के कर रहे होते हैं, जिससे अगेन उनका पोस्चर खराब हो रहा है, उनकी फिटनेस लेवल बिल्कुल जीरो है। स्कूल में भी ऐसे कोई स्पोर्ट्स नहीं होते कोई खास जिनसे उनकी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो। तो बच्चों के लिए कोई होती है एक्सरसाइज? बच्चों के लिए भी होती है? देखिए, एक्सरसाइज की कोई एज लिमिट नहीं होती, फिटनेस की कोई एज लिमिट नहीं होती। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, रोनाल्डो का बेटा वो भी अपनी एक्सरसाइज करवा रहा होता है अपने बेटे को, और इतनी ही इंटेंस करवा रहा होता है जितनी वो खुद करता है। इट मीन्स के फिटनेस की कोई एज नहीं होती। आप बचपन से स्टार्ट करें, आप जितना चाहे छोटा बच्चा हो या चाहे 55 साल का 60 साल का बूढ़ा हो, वो एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन एक्सरसाइज टाइप चेंज हो जाती है। ठीक है, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है मसल्स की, वर्कआउट की, वो चेंज हो जाती है, और एक्सरसाइज टाइप ये बहुत मैटर करती है। तो मतलब आप ये भी हम कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं, अगर मतलब वो छोटे बच्चे हैं, अगर मैं 5 साल के बच्चे की बात करूँ या 6 साल, चले 7 साल के बच्चे की बात करिए, मैं 7 साल से आप जो है वो अपने बच्चों को ये आप ट्रेनिंग दे। सबसे पहले तो पेरेंट्स का फिट रहना मेरे ख्याल से ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पेरेंट्स फिट नहीं रहेंगे तो अपने बच्चों को बिल्कुल भी फिट नहीं करेंगे। अच्छा, ख़वातीन की अगर मैं बात करूँ तो उस्मान मुझे ये बताइएगा कि हमारी जो ख़वातीन हैं जो कि हमें घरों में अभी देख भी रही होती हैं, और बहुत बड़ी तादाद में मैं कहती हूँ कि हमारी घर में बैठी ख़वातीन जो है वो इस तरह के मॉर्निंग शोज़ देख रही होती है और बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। तो अब वो किचन में बिजी हैं, ठीक है, अब उनका यही है कि वो रूटीन किचन का है, फिर जी आना है, फिर अब वो थक गई हैं, अब थकने के बाद जी वो लेट जाती हैं, उसकी वजह से उनका जो पूरा बॉडी शेप है वो खराब होने लगता है। तो उनके लिए कोई अच्छी सी टिप्स बता दें। देखिए, इसका जो नंबर 1 रीजन है वो उनकी बॉडी उस काम के यूज्ड हो चुकी है, जो वो पूरे दिन अपने घर में कर रही हैं, छोटे छोटे एक्सरसाइज कर रही हैं, छोटे मोटे काम कर रही हैं, वो उससे उनकी बॉडी यूज्ड हो चुकी है। जिससे उनकी बॉडी में प्लेटो हिट हो गया, वो उनको तोड़ना जरूरी है। तो इससे ये है कि आपने बताया कि थक हार के बैठ के लेट जाती हैं थोड़ी देर, वो थोड़ा सा आराम करें, थोड़ी सी छोटी सी नैप लें, उसके बाद फौरन स्ट्रेचिंग और अपना छोटा सा 20 मिनट्स का वर्कआउट करें, जिससे उनका मूड फ्रेश हो जाएगा, मसल्स स्ट्रांग होंगे, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बढ़ेगी, तो जिससे इनकी ओवरऑल लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके जी, और अभी तो जी खाने पीने के ऊपर भी मुझे आना है, क्योंकि बच्चों और ख़वातीन के बाद इंसान को अपनी नॉर्मल लाइफ में खाना क्या रखना चाहिए। और एक और बात ये होती है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि जब जिम में बंदा जाता है तो पता नहीं क्या हो जाता है उस बंदे को, बहुत सारे अंडे खाने लगता है वो, और उसके बाद अंडे खाने के साथ दूध बहुत ज़्यादा पी रहा होता है। कुछ ख़वातीन ने तो ये शिकायत की है जी कि हमारे शौहर जब बाहर से आते हैं तो जो चाय बनाने के लिए जो दूध रखा हुआ होता है वो लेते हैं और केले खाते हैं, उसके बाद वो दूध भी ख़त्म कर देते हैं, और जी फिर इसके बाद कहते हैं अब तो मुझे चाय भी पीनी है। तो जी ये ज़रा आप देख लिया करें, ऐसा भी ना किया करें। फिटनेस अपनी जगह है, लेकिन घर की खाने पीने की चीज़ों पर अटैक ना करें, अपने लिए खुद लेकर आए और खुद खाए, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। लेकिन अब जी यहाँ पर ब्रेक का वक्त होता है, तो ब्रेक के बाद हम मुख्तलिफ जो है वो इसी हवाले से मौजू को कंटिन्यू करेंगे। उस्मान भी हमारे साथ ब्रेक के बाद होंगे जी, आपने भी हमारे साथ जो है वो कनेक्ट रहना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और मैं अभी अपने दूसरे प्रोग्राम का नाम लेने वाली थी, फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और कहा कि अभी मैं जिस प्रोग्राम में बैठी हूँ वो है जी दी मॉर्निंग शो विद सना कादिर। मैं सना कादिर बहुत सारी जगहों पर दिखती है, तो कभी कभी अपने प्रोग्राम का नाम भी भूल जाती है, लेकिन मैं भूली नहीं, रुक गई। चले तो जी अब बात कर रहे थे फिटनेस के हवाले से कि आपका कितना ज़रूरी है आपकी बॉडी फिट होना। मतलब जब तक मैं कहती हूँ कि आपकी बॉडी जो है वो आपकी शख्सियत है,
है, मतलब जिस तरह के आप हैं, जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, उसी तरह की आपकी बॉडी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप जो है वो फिट नहीं होंगे तब तक आप दूसरे लोगों के लिए जो है वो एक आइडियल पर्सनालिटी नहीं बन सकते हैं। तो अगर आपको दूसरे लोगों को जो है वो मुतासिर करना है, या एटलीस्ट लोग जो है वो आपको याद रखें अच्छे अल्फाज में, तो सबसे पहले आपने अपनी जहाँ ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी होती है, जहाँ आपके हेयर, जहाँ आपकी स्किन, जहाँ आपकी हाइजीन ज़रूरी होती है, वहाँ सबसे ज़रूरी होती है कि आप दिखते कैसा हैं, यानी आपकी बॉडी किस तरह से है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अफसोस के साथ हमारे माशरे के अंदर, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अगर मैं बैनुल-अक़वामी सतह की बात करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़वातीन हो गई, बच्चे हो गए, मर्द हजरात हो गए, और हर एज के लोग जो है वो अपने घर में, जो कि मतलब बाहर नहीं जा सकते, वो अपने घर में लाजमी जो है वो एक जिम ट्रेनर अपने साथ रखते हैं, जो कि उन तमाम लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जी लोगों को पता नहीं क्या है, एक 9 से 5 तक जो एक जॉब है, 7 से 8 काम करने के बाद जी फिर क्या होता है कि वो थक जाते हैं। अब थक जाते हैं तो घर में बैठ जाते हैं, फिर टीवी का रिमोट हाथ में, और ये फिर कहते हैं कि वो बीवी कह रही होती है कि मैंने तो पूरा दिन काम किया है, मैं अब दूसरा काम नहीं करूँगी। शौहर कह रहा होता है मैं तो बाहर इतना काम करके आया हूँ, अब चाय लेकर आ जाओ। तो ये वाला जो एक रोना होता है वो ज़िंदगी में जाने वाला नहीं है। तो खुद ही खड़े हो जाओ और थोड़ा सा इस रोने को जो है वो हंसी में तब्दील करें, क्योंकि जब फिट होंगे ना तो अच्छा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस्मान, एक बार फिर वेलकम करती हूँ मैं आपको। ये बताओ कि सबसे बड़ा ये तो रोना होता है ज़िंदगी के अंदर, और दूसरा ये होता है आज नहीं कल, आज नहीं कल, जिम आ जाओ, आज कल वाला एलिमेंट तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इसको कैसे खत्म करें? इसको कैसे खत्म करें, इस ये सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि जब आप विलिंग होगे ना अपने आप को चेंज करने के लिए कि यार मुझे किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अपने आप को चेंज करना है, तो आप अभी और इसी वक्त जिम चले जाएंगे या किसी ट्रेनर से कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, बट हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ फर्स्ट? हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, सबसे पहले ये है कि अंदर से विल पावर नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा बंदा आपको जस्ट मोटिवेट कर सकता है, आपको बता सकता है कि भाई फिटनेस के ये बेनिफिट्स हैं, एक्सरसाइज के ये बेनिफिट्स हैं। तो दूसरा बंदा आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन आपके टांग पकड़ के खींच के नहीं लेके जा सकता जब तक आप खुद ना चाहें। जब तक आपके अंदर विल पावर नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोगों का मैंने ये भी देखा था कि फिटनेस एम्पोरियम में जो है वो आप लोग आई थिंक जो 100 आपके जो न्यू जितने भी वहाँ पर मेंबरशिप के लिए आते हैं उनकी मेंबरशिप के भी कोई चार्जेस नहीं होते? जी बिल्कुल, जो ये हमारे फर्स्ट मेंबर्स थे उनके लिए हमने चार्जेस नहीं रखे थे। अब तो माशाल्लाह से हमें 8 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, ये हमने स्टार्टिंग में ऑफर रखी थी। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। और फिर अब उसका क्या है, मतलब किस तरह से हम आ सकते हैं, किस तरह से मेंबरशिप में हासिल कर सकते हैं? और ये भी बताइएगा साथ में कि अगर घर में जिस तरह से फिटनेस ट्रेनर इंसान रखना चाहे तो वो किस तरह से हो सकता है? ये इस तरह आप कर सकते हैं कि कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, या आप फिटनेस एम्पोरियम पे विजिट कर सकते हैं, जो कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में लोकेटेड है, एडजेसेंट टू प्रैक्टिकल सेंटर। तो आप वहां आके विजिट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको जो है ट्रेनर्स प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले मैं तमाम लोगों के लिए जो है वो एक वो छोड़ कर गई थी, कहा था मैंने कि एक्सरसाइज ज़रूर बताऊंगी, और मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सैड नहीं करने वाली, क्योंकि मैं तो बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरह की एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। आप मुझे बताएं कि बैठे बैठे अगर आप बता सकें, वैसे मैंने बहुत मुश्किल काम कह दिया, एक फिटनेस ट्रेनर को मैंने कहा है कि बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज बता दें। पता नहीं अंदर क्या कह रहे होंगे कि ये क्या है बैठे बैठे, मतलब एक तो आपने पिंजरे में भी डाल दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि अब जी उड़कर भी दिखाओ, तो ये एक मुश्किल काम कहा है मैंने। लेकिन अगर बैठे बैठे कुछ आप हमें कुछ एक्सरसाइज बता सके, अगर शोल्डर्स के हवाले से। देखिए, बैठे बैठे एक्सरसाइज तो नहीं, आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी के मसल्स जो हैं वो थोड़ा सा फ्रीली मूव होंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो जाएंगे, जिससे आपकी जो आप टाइटनेस बता रही थी आपके ट्रैप्स में, आपकी नेक की तरफ आपकी टाइटनेस जो होती है वो आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म उसका सोल्यूशन अल्टीमेटली एक्सरसाइज है और फिटनेस है। ओवरऑल सब चीज़ों का बैलेंस रखना जरूरी है, लेकिन स्ट्रेचिंग से काफ़ी हद तक बेहतरी आती है, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, आप अच्छा फील करते हैं, आपकी बॉडी थोड़ी सी ओपन अप हो जाती है। अच्छा, तो फर्स्ट स्ट्रेच जो हमारा वो नेक का है, जो आप बता रही थी, जो आपके नेक में टाइटनेस फील हो रही है, वो टाइटनेस आपकी आती है नेक की और ट्रैप्स पे। तो ये आप इसको स्ट्रेच करेंगे लाइक दिस एंड होल्ड इट फॉर 20 सेकेंड्स। अच्छा, 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है आपने, ये करना है जी। हाँ, 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे। तो ये आपका एक नेक का स्ट्रेच हो जाएगा। देन फिर आता है हमारा अपर बैक, जो मैंने आपको बताया था कि बैठने की सिटिंग हैबिट्स हमारी ज्यादा होती हैं, बैक के और चेस्ट के मसल्स हमारे बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं। उसको रिलीज करने के लिए, उसको थोड़ा सा ओपन अप करने के लिए हमारा ये अपर बैक का स्ट्रेच है, इसको भी आपने सेम 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। अच्छा, दोनों साइड्स पे, लेफ्ट और राइट।
ओके जी, अपने लेफ्ट आर्म से आपने एल्बो को पीछे पुल करना है आपने, ओके, इस like तरह this. से। Yep. सही। ठीक है, एक और ये आपका हो 20 गया सेकंड्स back के up. लिए आपको इसे होल्ड हर स्ट्रेच आपका 20 to 30 सेकंड्स होगा और 2 to 3 सेट्स आपने करने हैं इसके। हाँ। दोबारा जैसे ही आपके फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होगी आपने 2 साइकिल्स और रिपीट करने हैं इस तरह। इसी तरह से same। बिल्कुल बिल्कुल इसी पहले तरह। आपने नेक की बताई थी एंड देन फिर आपने बताया कि इस हाथ से इस तरह Yes, ये है आपकी अपर बैक के लिए स्ट्रेच। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बाइसेप्स का। जब आर्म्स हमारे इस पोजीशन में रहते हैं या हम जब सिटिंग हैबिट होती है तो अगेन हमारे आर्म्स बेंड रहते हैं तो आर्म्स भी आपके टाइट हो जाते हैं। उसके लिए बाइसेप्स का सिंपल सा स्ट्रेच है, आपने अपने एल्बो को स्ट्रेट करना है, ठीक है। फिंगर्स को बैक करना है और यहाँ से ग्रिप करके पीछे होल्ड करना है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा आर्म्स में और बाइसेप्स के ऊपर जो है पूरा Pressure स्ट्रेच भी feel फील हो होगा। रहा होगा, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो इसको आप होल्ड करेंगे, ये 20 सेकंड्स का आपका बाइसेप्स का और आर्म्स का स्ट्रेच हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स होता है आपके आर्म की बैक वाली साइड। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल, ये बहुत सारे लोगों का टाइट होता है, ये इसकी स्ट्रेचिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके लिए जो सिंपल सा स्ट्रेच है, आपने अपने आर्म को ऊपर लेके जाना है, एल्बो को बेंड करना है एंड देन एल्बो से यहाँ पे आपने ग्रिप करना है। ग्रिप करके आप इसको पीछे पुल करेंगे, ये सारा आपका ट्राइसेप्स जो है स्ट्रेच होगा। वाह 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 जी। और ये आपने डेली कितनी बार करना है? ये डेली आप दिन में 2 से 3 दफा कर सकते हैं, 2 to 3 सेट्स। ओके जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने जी बता दिया है। तो इससे कम से कम ये होगा कि आपके जो एक टेंशन मसल्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर, वो आपके जो है वो ख़त्म होंगे और रिलीफ आपको मिलेगा। लेकिन यही है कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को बनाएं। अच्छा, हम बात करें तो उस्मान की किस तरह से ना जो खाना होता है वो हम ये मुझे बहुत तंग कर रही है, लेकिन अगर खाने की हम बात करें तो किस तरह से हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जो है वो खाने को किस तरह मतलब रूटीन में लाएं? कितने अंडे खाने चाहिए जी, कितने हम रूटीन रखना चाहिए, और इनको बता दे जो शौहर हजरात जो खा रहे होते हैं ना खाना, उनको भी बता दे कि कंट्रोल करें जी। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जिंदा रहने के लिए। अगर आप जिंदा हैं, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके लिए फूड, क्वालिटी फूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। अच्छा, फर्ज करें आप एक्सरसाइज करना आपने स्टार्ट कर दिया, आप 1 घंटा एक्सरसाइज करें, बट 23 आवर्स का जो आपका साइकिल है उसमें अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो रहा, उसमें आपका फूड इनटेक प्रॉपर नहीं है, तो वो एक्सरसाइज के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो आपका फूड इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर सबसे पहले जो चीज आती है, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा खराब है, हाँ। आपकी फूड इनटेक बहुत ज्यादा खराब है, आप बहुत ज्यादा जंक खाते हैं, सिंपल सा स्टफ ये है इसमें कि आपने अपनी जिंदगी से ऑयल को कम कर देना है। ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल ही बॉइल्ड चीजों पे आ गए, आप डायरेक्ट बॉइल्ड अंडे खा रहे हैं, हाँ। बॉइल्ड पोटैटोज खा रहे हैं, बॉइल्ड चिकन खा रहे हैं। ये लाइफस्टाइल होता है बॉडी बिल्डर्स का। बॉडी बिल्डर्स का एक कंप्लीट एक गोल होता है कि उनको compete करना है और कंपटीशन उनको जीतना है। हाँ। जो आम इंसान होते हैं, जो हाँ, आम जिसको पब्लिक सिर्फ fit होती है, रहना है। बिल्कुल, हाँ। तो उनको अपनी जिंदगी में सिर्फ ये करना है कि ऑयल को कम कर दें, ठीक है। अपना शुगर इनटेक कम कर दें, अपनी वॉक बढ़ा दें और शुगर इनटेक कम कर दें। शुगर बहुत ज्यादा हमारी पॉइजन है वो तो, शुगर तो, क्योंकि हर इंसान का यहाँ पाकिस्तान में और कराची में तो शुगर इनटेक बहुत बहुत ज्यादा है लोगों का। हाँ। स्वीट्स आप देख लें, आप चाहे इवन लोग तो कॉफी में और चाय में चीनी मिलाकर पी रहे होते इतनी ज्यादा 2-3 चम्मच डालोगे जिसकी जरूरत भी नहीं होती। फिर बाद में ये होता है कि बॉडी उसकी जो है यूज्ड टू हो जाती है, फिर वो मोटे होने लगते हैं, फिर बोलते हैं कि मोटे क्यों हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जो कि 6 और 8-8 10-10 कप पीते हैं पूरे दिन में, हाँ। जो कि बहुत ज्यादा फिर नुकसान दे सकता है इवन आपको। इतनी बड़ी बात है, मैं खुद नोट कर रही होती हूँ कि जब मैंने ये चीज़ें जो जब रिसर्च की थी इस हवाले से, फिटनेस के हवाले से और तमाम तरह अपने स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है लोगों के, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, तो जी इसका जो सबसे बड़ा एक रीज़न है वो होता है जी कि बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में जो है वो निकोटीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, आप चाय बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, और इस वजह से जो है वो आपकी नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि आपको सर दर्द की टेंशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसके अलावा ये होता है बहुत ज़्यादा कि जब आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर, यानी कि जब आप ऑफिस जा रहे हैं, आप घर आ रहे हैं, या घर की ख़वातीन की मैं बात करूँ, तो वो क्या करती हैं, वो स्ट्रेस लेती हैं, और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया जाता है तो आपकी बॉडी डिस्टर्ब होने लगती है। तो जब आप जिम जा रहे होते हैं ना, तो जिम आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपको फिट नहीं रखता, बल्कि वो आपको जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे रहा होता है। यानी कि आप वहाँ जाएंगे और वहाँ आपको दो पता नहीं क्या डोले शोले बनाने से पता नहीं वो एक जो स्ट्रेस भी होता है वो भी आपका रिलीज हो जाता है। तो ये भी ज़रूरी है कि अगर आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा, तो जिम आए, आप थोड़ा सा आपने वर्कआउट किया और आप बिल्कुल ही फ्रेश हो गए। स्ट्रेस की देखें आपने बात की, हर इंसान के साथ स्ट्रेस का मसला है। हाँ। काम का स्ट्रेस है, ट्रैफिक का स्ट्रेस है, वर्कलोड का स्ट्रेस है।
तो ये स्ट्रेस रिलीजिंग, और नौजवानों को तो बहुत सारे दूसरे stress भी हैं। यही मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि वो दिल टूटता है किसी बंदे का तो वो फौरन जिम आता है, क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रेस रिलीज करना है। अच्छा, स्ट्रेस, ये आपने वैसे सच बात कही है। सब 90% यही होता है, 90% ऐसा ही है ठीक कि है। भाई दिल टूट गया और फिर जिम आके जो है फिर उसका दुख मिटा रहे हैं। मैंने लेट कर दिया मुझे जाना चाहिए था। कंटिन्यू करें फिर आप। अच्छा, स्ट्रेस से ये होता है कि आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना तो आप अपनी टेंशन रिलीज कर रहे होते हैं, आप अपनी सारी एफर्ट, अपना सारा हार्डवर्क, आप वहां पे अपना पसीना बहा रहे होते हैं। हाँ। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपके सारे मसल्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, आप अपना हार्डवर्क दिखा रहे होते हैं, आप अपना जो फूड आपने पूरे दिन में खाया है वो आप उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद ये होता है जैसे ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है उसके बाद आपका एनर्जी लेवल्स ऊपर जाता है, आपका मूड ऊपर जाता है, आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं, आप अपने आप को लाइट फील करते हैं, स्ट्रेस उड़ के भाग जाता है। क्योंकि हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जो कि डिप्रेशन है और डिप्रेशन से भी निकल गए हैं। वो किस वजह से? एक्सरसाइज की वजह से। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। और मतलब मुझे लगता है कि हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ को काफ़ी इग्नोर किया जाता है और लोग ये समझते हैं, सीरियसली आई डोंट नो कि लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि इस तरह के टॉपिक के ऊपर बात करना जो है वो बिल्कुल ही एक अजीब है या गैर मुआशी है या बिल्कुल अब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप किसी मसले के ऊपर बात नहीं करते हैं तब तक वो मसला हल नहीं हो सकता। अपनी ज़िंदगी में अगर किसी भी सिचुएशन में आप ये सोचेंगे कि ये मेरी सिचुएशन ज़ाती और इसको मैंने अब शेयर नहीं करना किसी से, तो उसका हल नहीं मिल सकता। सबसे पहले तो ये है कि आप जिस पर बहुत ज़्यादा एतबार करते हो उसके साथ अपनी सिचुएशन को जो है वो शेयर करें, उसके बाद ही आपको जो है वो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है, आई एम सो सॉरी मैंने आपकी बात को किसी और जगह पर लेकर जा रही हूँ, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये हो रहा होता है, मतलब हम एक ऐसे जाल में, एक ऐसे अंधेरे में फंस जाते हैं जहाँ खुद जो है वो हमें नहीं पता होता कि हम उससे निकलेंगे किस तरह से। और ये जो अंधेरा होता है या एक ये जो जाल होता है ना, उसमें से निकलने के लिए आपको तलाश होती है कि एक रोशनी कहीं आपको दिखे और बस उस रोशनी के सहारे आप निकल जाए। आपको पता है वो रोशनी कौन होता है? वो रोशनी हमेशा वो शख्स होता है जिसे आप अपनी पूरी ज़िंदगी, जो आपके साथ होता है, जो आपके साथ खड़ा होता है, जो आपकी एक एक बात सुन रहा होता है, चाहे आप उसे ज़िंदगी में कितना इग्नोर करें लेकिन वो आपके साथ होता है, और वो होते हैं आपके पेरेंट्स। हमेशा याद रखिएगा, वो आपका जो कहते हैं ना कि बच्चा चाहे कितना ही कहीं भी बिजी हो लेकिन पेरेंट्स हमेशा जो है, वो बच्चा नालायक भी होगा ना उसको भी कहेंगे नहीं मेरा बच्चा तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो उस्मान, मैं बैक टू द पॉइंट आना चाहूँगी कि हमारे जो यंग बच्चे हैं, हमारी जो, आप काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, मुझे यकीन है कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो आपने भी चैलेंजेस जो है वो देखे होंगे ज़िंदगी के अंदर। किस तरह से अपने आप को जो है वो फोकस रखा, किस तरह से अपने आप को, मतलब आज आप इतना माशाल्लाह से दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फिट हैं आप, किस तरह से अपना गोल रखा, दूसरी चीज़ों से दिमाग हटाना, हर चीज़ से करना, हाउ इज दैट पॉसिबल? देखिए, जब एक माइंड में गोल होता है ना, हाँ। तो अगेन विलिंग के ऊपर बात आ जाती है कि आपका जब अपने गोल के ऊपर फोकस होता है आप उसके ऊपर फिर वर्क करते हैं। फिर मेरी एज के ही लड़के चाय के होटल पे बैठे होते हैं, हाँ। सिगरेट पी रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, फजूल बातों में टाइम ज़ाया कर देते हैं। इसके अलावा वो उसके ऊपर वर्क नहीं करते कि जिस पे उनको काम करना चाहिए, जो उनको आगे काम करेगा। बिल्कुल। अपनी एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते, बैठ के जो है सिगरेट पी रहे हैं और टाइम ज़ाया कर रहे हैं, फजूल की बातें कर रहे हैं जिससे उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी वो चीज़। इंस्टेड कि आप दूसरी चीज़ों पे फोकस करें जो कि आगे आपको सक्सेसफुल बनाएंगी, जो कि दूसरों को हेल्प करेगी। देखें, मेरा ये पॉइंट है कि आपकी ज़ात से दूसरे की ज़ात को फ़ायदा होना चाहिए। आप दुनिया में इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप किसी दूसरे की हेल्प करें। जब तक आप दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो फिर आपके इंसान होने का फ़ायदा नहीं है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं किसी नौजवान लड़के को ऐसी बातें करते देख रही हूँ। और नो डाउट उस्मान सिद्दीकी साहब, जिस तरह से आपने हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की है, ऐसा महसूस होता है, देखकर महसूस होता है कि ना सिर्फ जो है वो इनके पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा इनको फोकस रखा है, बल्कि इन्होंने भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने गोल्स के हवाले से अपने आप को मोटिवेट रखा है और दूसरे लोगों की जो बातें हैं उनको नहीं सुना उन्होंने, जो कि अच्छी चीज़ है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का जो है वो टाइम ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया उस्मान कि आपने हमारे प्रोग्राम में टाइम दिया, और नेक्स्ट टाइम जब उस्मान आएंगे तो उस्मान पूरी तैयारी के साथ आएंगे। एक चीज़ उस्मान साथ लानी है आपने। उस वक्त मैं कोई आर्ग्यू नहीं सुनूंगी, कुछ नहीं सुनूंगी, बस उस्मान आएंगे और मैं पूछूंगी जी जल्दी से मुझे कुछ एक्सरसाइज करके बताएं, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी थोड़ा अपने आप को मज़ीद फिट रख सकूं, ये मेरी भी कोशिश होगी। लेकिन जी आपसे मुलाकात जो है वो मंडे टू फ्राइडे हमारी इसी तरह से
होती रहेंगी, हमारे प्रोग्राम में होती रहेगी। आप हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, बेहद शुक्रिया आपका। इसी तरह से हमें आप फीडबैक जो है वो प्लीज़ देते रहिएगा। फेसबुक पर भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और जी सुबह मॉर्निंग में तो लाइव जो है वो टीवी पर आपकी और मेरी मुलाकात होती ही है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सना कादिर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।